श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 36 to 40 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। न जाने क्यों शेल्वी को भी उनकी आंखों में देखकर कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था। उनकी वह प्यार भरी नजरों को देखकर उसे लग रहा था जैसे कि उसने वो आंखें पहले भी कहीं देखी हैं, पर फिर वह सब कुछ अपने माइंड से झटक देती है और उन्हें एक स्माइल पास करके आगे बढ़ जाती है। वही मैडम अरुंधति शाह अभी भी शेल्वी को पीछे से जाता हुआ देख रही थी। उनके एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था कि वह इस वक्त क्या सोच रही है, पर वह बहुत ही गहराई के साथ शेल्वी को जाते हुए देख रही थी। तभी उस लेडी के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, मैडम हमें लेट हो रहा है, हमें प्रेसिडेंट बेंजामिन से मिलने जाना है। मैडम शाह के पर्सनल सेक्रेटरी ने उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कहा। बदले में मैडम शाह अपना सिर हिला देती हैं और एक स्माइल के साथ अपना हाथ जोड़कर वह सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करने लगती हैं। वहाँ कुछ लोग इंडियंस भी थे जिन्हें खबर मिल चुकी थी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आने वाली है, इसलिए वह उन्हीं का सुबह से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने उन्हें देखा तो वह लोग खुशी से और अपने एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, और जिन लोगों ने उन्हें पहचान लिया था, भले ही हो इंडियन ना हो, वह भी उन्हें हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे। मैडम शाह सबकी तरफ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ने लगती हैं, साथ ही उनके बॉडीगार्ड भी उनको प्रोटेक्ट करते हुए उनके चारों तरफ से घेरा बनाकर उनके साथ चल रहे थे। आगे चलते हुए मैडम शाह एक बार रुककर पीछे पलटकर देखती हैं, जहां उन्हें शेल्वी की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है। वह रुको थोड़ी देर उसे देखती हैं और फिर वह तेज कदमों के साथ आगे बढ़ जाती हैं और सीधे जाकर एक वीआईपी गाड़ी में बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वह क्रिस्टोफर के बेस कैंप में क्रिस्टोफर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था और सभी लोग उसके सामने अपना सिर झुकाए हुए बैठे थे। क्रिस्टोफर अपनी रौबदार आवाज में कहता है, शिप की इंफॉर्मेशन किसने साइमन तक पहुंचाई, मुझे उस गद्दार की पूरी डिटेल्स चाहिए। आखिरकार उसे भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे साथ गद्दारी करने का क्या परिणाम होता है। आज सब क्रिस्टोफर से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ना जाने आज क्यों क्रिस्टोफर सबको बहुत ही गुस्से में लग रहा था। यह आज कोई पहली बार नहीं था कि साइमन ने उनकी शिप को चुराई हो। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसा किया था। तब क्रिस्टोफर उन पर गुस्सा तो हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना इस बार हुआ है। हर बार वह गुस्सा करने के बाद वह बहुत जल्दी एक्शन में आता था और तुरंत हम लोगों को काम पर लगा देता था और फिर वापस लौट जाता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि अभी तक उन लोगों की वह क्लास ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और का गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकाल रहा था, पर वहाँ किसी की भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस किसी स्टूडेंट की तरह उसकी डांट को सुन सकते थे और उसके हर एक ऑर्डर को सिर्फ फॉलो कर सकते थे। क्रिस्टोफर अपना ऑर्डर सुनाता है और फिर उन लोगों के बिना कोई बात सुने तुरंत पीछे मुड़कर चलने लगता है। जब बाहर निकलता है उसे अपने फोन पर नैन्सी का कॉल आता हुआ दिखाई देता है। जब वह फोन कॉल को उठाकर अपने काम में लगा लेता है, पर एक शब्द भी नहीं बोलता। उधर से नैन्सी कहती है, हेलो सर, हम मैडम को कॉलेज लेकर जा रहे थे, लेकिन मैडम रास्ते में आकर कह रहे हैं कि उन्हें कॉलेज नहीं जाना, बल्कि उन्हें सिटी सेंट्रल हॉल जाना है। उन्हें किसी मिलान फैशन वीक फैशन डिजाइन कंपटीशन में भाग लेना है, इसलिए वह सिटी सेंटर मॉल जाएंगी। नैन्सी की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर कुछ देर शांत रहता है, फिर अपनी गंभीर आवाज में सिर्फ एक शब्द कहता है, ओके, और अपना कॉल तुरंत कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शेल्वी के कॉलेज में शेल्वी खुशी खुशी अपनी कॉलेज पहुंचती है। वह चारों तरफ बड़े ही चमक के साथ देख रही थी। आज वह बहुत दिनों बाद कॉलेज आई थी। वह जैसे ही कॉलेज के सेंटर गेट पर पहुंचती है, उसे किसी लड़की की चहकती हुई आवाज सुनाई देती है, अरे शेल्वी, तुम कहाँ थी यार, इतने दिनों से तुम्हारा तो पता ही नहीं है। क्या कॉलेज छोड़ने का इरादा है या फिर किसी और गोले पर शिफ्ट हो गई हो? इतना कहकर वो लड़की खिलखिलाकर हंस देती है। उसकी बात पर शेल्वी मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं, मेरा कोई कॉलेज छोड़ने का इरादा नहीं है, अर्थ को छोड़कर कहीं शिफ्ट होने वाली हूँ। मैं बस थोड़ा बिजी थी, इसलिए नहीं आ पाए, पर अब मैं कॉलेज को कंटिन्यू करूँगी।
शेल्वी के इतना कहते ही वह लड़की एक्साइटमेंट के साथ कहती है, हाँ हाँ ठीक है, पर चल मैं तुझे सब लोगों से मिल आती हूँ। सब लोग तेरा बहुत इंतजार कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे थे। चल जल्दी हम सब लोगों से पहले मिल लेते हैं। ये शेल्वी की कॉलेज फ्रेंड एलिना थी। शेल्वी को इतने दिनों बाद कॉलेज में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और ये उसके साथ ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। जैसे ही शेल्वी एलिना कॉलेज क्लासरूम की तरह चलने लगती है, उनके पीछे पीछे साशा और नैन्सी ही चलने लगती है। उन दोनों को साथ आते देख एलिना करती है, यार ये तेरे पीछे पीछे कौन आ रहे हैं? क्या ये तेरे साथ है या फिर यह न्यू स्टूडेंट है? एलिना की बात सुनकर शेल्वी उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, अरे नहीं यार, यह स्टूडेंट नहीं है, पर मैं तुझे ये भी नहीं बता सकती यह कौन है। बस इतना समझ ले कि अब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, जहां मैं जाऊंगी यह हमेशा मेरे साथ ही जाएंगी। और फिर एक गहरी सांस लेकर शेल्वी नैन्सी और साशा की तरह देखने लगती है, जो बिना किसी भाव के उसके पीछे खड़ी हुई थी, उसी को देख रही थी। शेल्वी की इस तरह बोलने पर एलिना आगे कुछ नहीं कहती है और फिर वह दोनों एक साथ क्लासरूम के लिए निकल जाती है और वहां जाकर बाकी सभी दोस्तों से मिलने लगती हैं। इतने दिनों बाद जब शेल्वी को उसके दोस्त देखते हैं तो वह सभी आकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ थी अभी तक? तुम्हें हम लोगों की याद नहीं आई? और ना ही हम तो डर गए थे कि कहीं तुम किसी परेशानी में तो नहीं फंस गई हो, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। ना तो हमारे पास तुम्हारा एड्रेस था और ना ही तुम्हारा कोई फोन कॉल लग रहा था। इन सभी की बातों को सुनकर शेल्वी भी थोड़ा सा भावुक हो जाती है और फिर उन लोगों को समझाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए कॉलेज नहीं आ पाई और मेरा फोन खराब हो चुका था, इसलिए तुम लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाई और मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को इतना परेशान कर दिया। तुम लोग सच में मेरे सच्चे फ्रेंड हो। शेल्वी इतना कहकर एक प्यारी सी स्माइल करने लगती है। वह सब बातें कर ही रहे थे कि कुछ ही देर में प्रोफेसर आ जाते हैं, जो कि एक उम्र दराज के इंसान लग रहे थे। वह आकर सामने खड़े हो जाते हैं। वह सबको अपनी मोटे चश्मे से देखते हुए कहते हैं, तुम सभी के कुछ ही दिनों में टेस्ट एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो तुम लोगों को अभी से और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर देती हैं। उनकी बात सुनने के बाद पूरे क्लास में सब लोगों के आपस में डिस्कशन करने का शोर सुनाई देने लगता है। उधर शेल्वी भी अपनी आंखों में बहुत ज्यादा परेशानी और डर लिए सर को देखने लगती है और थोड़ी तेज आवाज में कह देती है, क्या एग्जाम? और वह भी इतना जल्दी? मैंने तो अभी कुछ भी ठीक से तैयार ही नहीं किया है। उसकी आवाज प्रोफेसर तक भी पहुंच जाती है और फिर वह अपनी चश्मे को ऊपर करते हुए कहते हैं, शेल्वी तुम तो हमारे क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट हो, अगर तुम ऐसा कहोगी तो फिर बाकी स्टूडेंट का क्या होगा? उनके इस तरह से कहने पर शेल्वी थोड़ा सा झिझक जाती है और फिर आगे कुछ भी नहीं कहती हैं। इसके बाद प्रोफेसर फिर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं। फिर शेल्वी और उसके दोस्तों अपने स्टडी में फोकस करने लगते हैं। शेल्वी पूरे ध्यान के साथ प्रोफेसर लेक्चर का सुन रही थी, क्योंकि उसका बहुत कुछ इन दिनों में छूट चुका था, इसलिए वह अब और ज्यादा अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी। अभी क्लासेस खत्म हुई ही थी कि बाहर पूछ शोर सुनाई देने लगता है। जब सब लोग ये शोर सुनते हैं तो वो सभी क्लास के बाहर आ जाते हैं। क्लास के बाहर आते ही सब लोगों को देखते हैं कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट प्ले ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। ये सब देखकर शेल्वी के फ्रेंड में से एक कहता है, अरे हाँ, आज तो बास्केटबॉल मैच है। आज मिलान कॉलेज और ओसाका कॉलेज के बीच बास्केटबॉल मैच होने वाला है। जब सब लोगों को बास्केटबॉल मैच के बारे में पता चलता है तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आ जाता है, ऑस्टिन। हाँ, आज बास्केटबॉल मैच है, मतलब आज हमें बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे ही शेल्वी ऑस्टिन का नाम सुनती है, न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अनचाही खुशी आ जाती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह भी खुशी खुशी सबसे कहती है, हाँ मुझे भी चलना है, आज का मैच देखने मैं भी चलूंगी, मैं भी ऑस्टिन को कॉल खेलते हुए देखना चाहती हूँ। सभी लोग तुरंत कॉलेज के दूसरे साइड प्ले ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर केवल खेल और बाकी सभी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती थी। मिलान कॉलेज बहुत ही बड़ा कॉलेज था, जहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज कराई जाती थी। यह कॉलेज न केवल डिजाइनिंग के लिए फेमस था, बल्कि यहाँ पर बेहतरीन खेल और कंपटीशन भी होते थे, क्योंकि यहाँ पढ़ने देश और विदेश के सबसे बड़े और अमीर घर के बच्चे आते हैं।
जब वह लोग कॉलेज के प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही सारा कॉलेज जमा हो चुका था और दूसरे कॉलेज के साथ मैच होने के कारण उस कॉलेज के भी स्टूडेंट आए हुए थे, जिसके कारण पूरा प्लेग्राउंड फुल हो चुका था। शेल्वी और उसके बाद की दोस्त भी अपने लिए जगह बनाते हुए वहां आकर बैठ जाते हैं। अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अभी से वहां सभी लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, उस सभी लोग ऑस्टिन ऑस्टिन का नाम चिल्ला रहे थे, क्योंकि ऑस्टिन न केवल इस कॉलेज का बेहतरीन खिलाड़ी था, बल्कि वह पूरे कॉलेज में हैंडसम हंक के तौर पर पूरे कॉलेज का क्रश भी था। लड़कियां उसके पीछे पागल थी। उसकी बेहद चार्मिंग पर्सनैलिटी के कारण उसके पीछे सभी दीवाने थे, और उन सभी लड़कियों में से एक हमारी शेल्वी भी थी। जी हाँ, शेल्वी भी कहीं ना कहीं ऑस्टिन को पसंद करती थी और उसकी सबसे बड़ी फैन थी। हालांकि वह बाकी लड़कियों की तरह उसे पाने के लिए कोई पागल नहीं थी जो उससे दिलो जान से पाना चाहती थी, पर ऑस्टिन शेल्वी का फेवरेट प्लेयर था। शेल्वी ज्यादा खेल तो नहीं देखती थी, लेकिन बास्केटबॉल उसके कॉलेज में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर था, इसलिए धीरे धीरे शेल्वी को भी यह खेल पसंद आने लगा और वह ऑस्टिन को बास्केटबॉल खेलते देख पसंद करने लगी। आज के लिए इतना ही। नोट: जिन लोगों को भी ऑस्टिन के बारे में नहीं पता है, प्लीज आप लोग पिछले चैप्टर रीड कीजिए, उसमें मैंने ऑस्टिन के बारे में सब कुछ डिटेल में पहले ही बता दिया है, और बाकी कैरेक्टर जो भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं मैंने उन सब के बारे में पहले ही बता दिया है। तो प्लीज आप लोग चैप्टर जंप ना करें और बाकी चैप्टर को रीड करें, ताकि आपको आगे कहानी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। और उन सभी लड़कियों में से एक हमारी शेल्वी भी थी। जी हाँ, शेल्वी भी कहीं ना कहीं ऑस्टिन को पसंद करती थी और उसकी सबसे बड़ी फैन थी। हालांकि वह बाकी लड़कियों की तरह उसे पाने के लिए कोई पागल नहीं थी जो उससे दिलो जान से पाना चाहती थी, पर ऑस्टिन शेल्वी का फेवरेट प्लेयर था। शेल्वी ज्यादा खेल तो नहीं देखती थी, लेकिन बास्केटबॉल उसके कॉलेज में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर था, इसलिए धीरे धीरे शेल्वी को भी यह खेल पसंद आने लगा और वह ऑस्टिन को बास्केटबॉल खेलते देख पसंद करने लगी। थोड़ी देर में बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ ऑस्टिन की एंट्री होती है। जैसे ही सब लोग ऑस्टिन को देखते हैं, सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने और हूटिंग करने लगते हैं। लड़कियां तो बस उसे देखकर पागल ही हुए जा रही थी। वह बस जोर जोर से ऑस्टिन का नाम लेकर चिल्ला रही थी, अपने हाथ में लिए बैनर को हिलाकर उसे अपने प्यार का कन्फेशन कर रही थी और कह रही थी, ऑस्टिन तुम बेस्ट हो और आज का कंपटीशन तुम ही जीतोगे। ऑस्टिन भी सबकी तरफ देखते हुए अपने हाथ हिला रहा था और सभी लड़कियों को वह शरारत भरी मुस्कान के साथ फ्लाइंग किस दे रहा था। ऑस्टिन थोड़ा फ्लटी नेचर का था, वह सभी लड़कियों से फ्लर्ट करता था। हालांकि वह सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर लेता था, लेकिन वह कैरेक्टरलेस नहीं था। वह अपनी एक लिमिट में ही रहकर लड़कियों से मस्ती मजाक और फ्लर्ट कर लेता था। जब सभी लड़कियां ऑस्टिन को हाथ हिलाते हुए देखती हैं तो वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगती है। कुछ तो उसके नाम का बैनर लेकर आई थी जिसमें उन्होंने आई लव यू लिखा था। वही कुछ लड़के उसे जलन भरी नजरों से देख रहे थे, कुछ ईर्ष्या से तो कुछ उदास होकर उसे देख रहे थे, क्योंकि सभी लड़कियों का अटेंशन सिर्फ और ऑस्टिन था और उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ उसके टीम के मेंबर भी उसे अपनी लाचार नजरों से देख रहे थे, क्योंकि ऑस्टिन कंटिन्यू लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया जा रहा था। वह सब उसे सिर्फ देख सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। थोड़ी ही देर में रेफरी आ जाता है और खेल शुरू होने का कहता है। अब दोनों टीम आमने सामने थी, एक तरफ मिलान कॉलेज और दूसरा तरफ ओसाका कॉलेज के स्टूडेंट खड़े हुए थे। दोनों के बीच में रेफरी सबसे पहले रूल्स बताता है, इसके बाद खेल शुरू हो जाता है। ऑस्टिन अपने कमाल के प्रदर्शन के साथ गोल पर गोल किए जाता है, वहीं दूसरी टीम के खिलाड़ी बस स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी तरह वह ऑस्टिन के हाथों से बॉल ले। ओसाका टीम का खिलाड़ी जिसका नाम जैक है, वह ऑस्टिन के खेल से कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वह ऑस्टिन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था। ऑस्टिन हमेशा से ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहता था, जहां पर हर एक खिलाड़ी पहुंचना चाहता था। उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले थे, सभी सिर्फ और सिर्फ ऑस्टिन को खेलते हुए देखना चाहते थे, जिसके कारण वह सभी बाकी खिलाड़ियों को इग्नोर कर देते थे। उनमें से एक था जैक। जैक भी बहुत बढ़िया खेलता था और अपना बेस्ट देता था, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करता था, दिन रात अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा रहता था। लेकिन ऑस्टिन के कारण उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था, सब उसे इग्नोर कर देते थे।
इसलिए वह ऑस्टिन से सबसे ज्यादा नफरत करने लगा था और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह जितनी भी कोशिश करता गोल डालने की, लेकिन वह कर भी नहीं पा रहा था और वही और ऑस्टिन गोल पर गोल किए जा रहा था और सभी लोग सिर्फ उसी का नाम चिल्ला रहे थे। इससे वह काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वह ओसाका टीम का बेस्ट प्लेयर था, लेकिन ऑस्टिन के कारण वो एक भी गोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह गुस्से में आकर ऑस्टिन से किसी न किसी तरीके से बॉल लेने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। वही इन सब चीजों से अनजान ऑस्टिन अपने खेल में लगा हुआ था कि थोड़ी ही देर में ओसाका टीम का प्लेयर उसे एक जबरदस्त धक्का मार देता है, जिससे वह कुछ कदम पीछे हो जाता है और उसकी हाथ से बाल उछलकर दूसरी तरफ जाने लगती है। जैसे ही ऑस्टिन देखता है कि यह बॉल किसी के सर पर लगने वाली है, ऑस्टिन तेजी से दौड़ जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वह बॉल उसकी पीठ पर आकर लगती है। ऑस्टिन फिर धीरे से उस लड़की की तरफ देखता है जो इस वक्त अपनी आंखों को जोर से बंद किए हुए अपने दोनों हाथों को अपने कानों में लगाए हुए थी। हॉट उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द के भाव थे, पर वह देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत दिखाई दे रही थी। उसकी वह बड़ी बड़ी पलकें उसके आंखों पर पर्दा की हुई थी और उसके गुलाब से नाजुक होठों इस वक्त दांतों के बीच फंसे हुए थे। इस वक्त ऑस्टिन को बोला कि किसी फेयरी टेल्स की तरह लग रही थी। ऑस्टिन बड़े ही गौर से उस लड़की के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था। इस वक्त ऑस्टिन के आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी। उस लड़की को देखते ही ऑस्टिन के आंखों में न जाने क्यों कुछ अनकहे जज्बात दिखने लगते हैं और वह उस लड़की को अपने प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। ऑस्टिन इस लड़की को वह बहुत दिनों बाद देख रहा था। न जाने कब से वह इस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन वह उसे मिली ही नहीं। फाइनली आज कितने दिनों बाद ये लड़की फिर से उसके सामने थी। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं, हमारी शेल्वी थी। यह बॉल शेल्वी को आकर लगने वाली थी, क्योंकि जगह न मिलने पर शेल्वी और उसके फ्रेंड प्लेग्राउंड के एक कोने में खड़े हो गए थे, जो प्लेग्राउंड से काफी नजदीक था, जिसके कारण वह बॉल उछालकर शेल्वी को लगने वाली थी। पर एंड टाइम पर ऑस्टिन आकर उसे बचा लेता है और वह उसके पीठ में आकर लगती है। जब शेल्वी डरते डरते अपनी आंखें खोली हैं तो उसे सामने ऑस्टिन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो उसे ही देखकर स्माइल कर रहा था। जब शेल्वी ऑस्टिन को देखती है तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल बिखर जाती है। तभी उससे ऑस्टिन पूछता है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? बदले में शेल्वी हाँ में सिर हिला देती है। तो ऑस्टिन थोड़ा उस पर गुस्सा करते हुए आगे पूछता है, अरे पागल लड़की, तुम इतने दिन तक थी कहाँ? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, नहीं तुम्हारा कॉल लग रहा था और ना ही तुम कहीं दिखाई दे रही थी। इतने दिन से कहाँ गायब थी? जिसके जवाब में शेल्वी कहती है, अरे मैं थोड़ा काम में बिजी हो गई थी और मेरा फोन भी खराब हो गया था, इसलिए मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाई। पर आप सब ठीक है और मैं तुम लोगों के सामने। बदले में ऑस्टिन थोड़ा नाराजगी से मुंह फुलाते हुए कहता है, अच्छा तुम इतना भी क्या बिजी थी कि तुम मुझे कॉल भी नहीं कर सकी? फोन खराब हो गया था तो कहीं किसी और के फोन से मुझे कॉल कर लेती। जिसके जवाब में शेल्वी कहती है, अरे हाँ मैं कर तो सकती थी, लेकिन नंबर तो फोन में सेव था और फोन तो खराब हो गया था, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अच्छा बाबा, इस बार माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जवाब में ऑस्टिन जोर से हंस देता है और फिर कहता है, बस देखो तुम्हारा चेहरा रोने जैसा हो गया है, जैसे अभी आंसू ही निकल आएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पर सच में मैंने तुम्हें कितना ढूंढ, पर तुम तो बिना खबर के ही गायब हो गई थी और तुम्हें मिस भी कर रहा था। अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे बता दोगी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिसके ऑस्टिन उसे लगभग ऑर्डर देते हुए बोला। जवाब में शेल्वी अपने चेहरे पर खुशी लिए जल्दी से 2 बार में हाँ में सर हिलाती है। वह दोनों आपस में बात करने में इतना खो गए थे कि उन्हें लगभग भूल ही गया था कि वह लोग प्लेग्राउंड में खड़े थे और ऑस्टिन मैच खेल रहा था कि तभी अचानक से उन्हें रफी की आवाज सुनाई देती है कि गेम फिर से शुरू होने वाला है। जिससे ऑस्टिन सेंस में आता है और अपने चारों तरफ देखता है, जहां सभी लोग उन दोनों को ही घूर कर देख रहे थे। साथ ही प्लेयर भी उसी को घूर रहे थे। ऑस्टिन जल्दी से शेल्वी को बाय बोलकर प्लेग्राउंड की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी लड़कियां शेल्वी को जलन भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि ऑस्टिन इतनी लड़कियों को सबको इग्नोर करके केवल शेल्वी से बात कर रहा था और यह पहली बार नहीं था, ये तो हमेशा ही होता था।
जब भी शेल्वी कॉलेज आती थी ऑस्टिन कोई ना कोई बहाना करके शेल्वी से मिलने आ ही जाता था और उससे घंटों बातें करता था और वही दूसरी लड़कियां उससे जलन और नफरत भरी नजरों से देखती थी क्योंकि इतनी कोशिश करने पर भी ऑस्टिन उनकी तरफ एक नज़र देखता भी नहीं था। लेकिन पूरे कॉलेज की लड़कियों में वह केवल शेल्वी से ही बात करता था। उसका इशारा साफ था कि कहीं ना कहीं ऑस्टिन शेल्वी को पसंद करता है, इसलिए वह उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था। वहीं शेल्वी को भी ऑस्टिन का अटेंशन बहुत ज्यादा पसंद था। सभी लड़कियों को छोड़कर वह केवल उस पर ही ध्यान देता था। ये सब कहीं ना कहीं शेल्वी के मन को छू गया था और उसे खुद भी नहीं पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में वह भी धीरे धीरे ऑस्टिन को पसंद करने लगी थी। हालांकि उसने अभी तक उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था कि वह उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सके, पर हाँ, वह उसे पसंद जरूर करती थी क्योंकि वह सच में वह एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था। शेल्वी को उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत दिखाई देती थी जो कि बहुत ही सच्ची और पाक थी। यहाँ कॉलेज में किसी को भी ऑस्टिन की सच्चाई के बारे में नहीं पता था, नहीं ये पता था कि वह क्रिस्टोफर भाई था। उन सब लोगों को ये पता था कि वह एक अमीर परिवार से आता है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह कौन से अमीर परिवार से था या फिर किसका भाई था। शेल्वी को भी यह नहीं पता था कि ऑस्टिन क्रिस्टोफर का भाई है। वह तो ऑस्टिन से इसी कॉलेज में मिली थी। अपने कॉलेज के फर्स्ट दिन जब कुछ सीनियर्स उसकी रैगिंग कर रहे थे तब ऑस्टिन ने आकर उसे बचाया था। तब से वह दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और ये दोस्ती समय के साथ धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के विला में जब क्रिस्टोफर विला पहुंचता है तो लगभग शाम हो चुकी थी। वह विला के अंदर आकर सीधे सोफे में जाकर बैठ जाता है। इतने में ही जल्दी से क्रिस्टीना उसके पास आती है और सिर झुकाकर उसे ग्रीट करती है और वहीं पर थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। क्रिस्टोफर कुछ देर यूं ही शांत अपने सिर को सोफे पर टिकाए अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता है। फिर अपनी शांत मगर गंभीर आवाज में पूछता है, मैडम आ गई? जिसके जवाब में क्रिस्टीना कहती है, नहीं सर, मैडम अभी तक नहीं आई है। उसका जवाब सुनते ही क्रिस्टोफर झट से अपनी आंखें खोलता है और घड़ी में टाइम देता है। इस वक्त समय लगभग 4 o'clock बजे रहे थे। क्रिस्टोफर अपनी आंखों को छोटा करता है और फिर कहता है, शाम के 4 o'clock बज रहे हैं और ये लड़की अभी तक नहीं आई है। सच में इस लड़की को मेरी बात ना मानने की आदत हो चुकी है। इस लड़की की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इतना कहते हुए अब धीरे धीरे क्रिस्टोफर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, जिसके जवाब में क्रिस्टीना कहती है, नहीं सर, मैडम अभी तक नहीं आई है। उसका जवाब सुनते ही क्रिस्टोफर झट से अपनी आंखें खोलता है और घड़ी में टाइम देता है। इस वक्त समय लगभग 4 o'clock बजे रहे थे। क्रिस्टोफर अपनी आंखों को छोटा करता है और फिर कहता है, शाम के 4 o'clock बज रहे हैं और ये लड़की अभी तक नहीं आई है। सच में इस लड़की को मेरी बात ना मानने की आदत हो चुकी है। इस लड़की की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इतना कहते हुए अब धीरे धीरे क्रिस्टोफर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है। क्रिस्टोफर अपनी पॉकेट से मोबाइल को निकालता है और एक नंबर को डायल कर देता है। उधर से 2 रिंग जाने पर ही कॉल पिक हो जाती है और एक लड़की की आवाज आती है, हेलो सर। इधर से क्रिस्टोफर अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम सब लोग मुझे अगले आधे घंटे में विला में दिखने चाहिए। इतना कहकर क्रिस्टोफर दूसरी तरफ की बिना बात सुने फोन कॉल को कट कर देता है। नैन्सी क्रिस्टोफर की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अपनी घबराई हुई आवाज में जल्दी से शेल्वी से कहती है, मैडम सर का फोन आया था, हमें जल्द से जल्द वाला पहुंचना होगा। जब शेल्वी क्रिस्टोफर का नाम सुनती है तो वह थोड़ी तो चिढ़ जाती है, पर वह कुछ और कर भी नहीं सकती थी ना। चाहते हुए भी वह धीरे से अपना सर हिलाती है और फिर उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आधे घंटे बाद वह सब लोग विला आ चुके थे। जब साल्वी विला के हॉल में पहुंचती है तो वह देखती है कि क्रिस्टोफर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपने पैरों को टेबल पर चढ़ा रखे थे और अपने एक हाथ को अपने सिर पर रखे हुए था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। क्रिस्टोफर इस पोस्चर में वह भी और ज्यादा एलिगेंट लग रहा था। लाइट की तेज रोशनी पड़ने से वह चमक रहा था, जिससे उसका ऑरा और भी ज्यादा शानदार लग रहा था। जैसे ही क्रिस्टोफर को अपने आसपास कुछ आहट सुनाई देती है तो वह अपने हाथों को हटाकर देखता है तो उसे सामने शेल्वी और उसके साथ नैन्सी और साशा आती हुई दिखाई देती
क्रिस्टोफर के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, लेकिन वह अपनी नीली गहरी आंखों से उन लोगों को लगातार घूरे जा रहा था। उसके इस तरह से घूमने पर रवि को अपनी चारों तरफ एक ठंड का एहसास होता है और वह भी थोड़ी सी घबरा जाती है और अपनी घबराई हुई नजरों से क्रिस्टोफर को दिखती हैं। कुछ देर यूं ही शांति से तीनों को घूरने के बाद क्रिस्टोफर अपनी आंखों को नैन्सी और साशा की तरफ मोड़ लेता है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में पूछता है, अभी टाइम क्या हुआ है? उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर नैन्सी और साशा अंदर तक डर गई, पर फिर वो दोनों धीरे से हकलाते हुए कहती है, सर 4 बज गए हैं। मैंने तुम दोनों से क्या कहा था कि तुम दोनों मुझे शाम तक 3 बजे तक यहाँ चाहिए, पर शायद तुम दोनों को मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई थी। पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम लोगों को ठीक से समझा दूंगा। मैं तुम लोगों को दोबारा गलती करने का कोई मौका नहीं दूंगा। क्रिस्टोफर वहीं से कुछ दूर खड़े एडम को इशारा करता है। उसका इशारा समझते ही एडम तुरंत वहां आता है और वह साशा और नैन्सी को वहां से ले जाता है। जब शेल्वी उन दोनों को एडम के साथ जाते हुए देखती है तो वह जल्दी से क्रिस्टोफर के पास पहुंचती है और उसे अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम उन दोनों के साथ क्या करने वाले हो? उन दोनों की कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ है वह मेरे कारण हुआ है। मैं ही कॉलेज में ज्यादा देर तक रुक गई थी। तुम मेरी वजह से उन दोनों को कोई सजा उसे नहीं दे सकते हो। क्रिस्टोफर एक ही विल स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं दूसरों की गलती की सजा किसी और को नहीं देता। ये तो उनकी पनिशमेंट थी, इसलिए उन्हें ये पनिशमेंट मिलकर रहेगी और अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है। इतना कहते ही क्रिस्टोफर अपने कदमों को शेल्वी की तरफ बढ़ा देता है। शेल्वी जब क्रिस्टोफर को अपने पास आता हुआ देखती है तो वह बहुत डर जाती है और अपने कदमों को पीछे लेने लगती है कि तभी वह पीछे जाते हुए सोफे से टकराकर गिरने ही वाली होती है कि क्रिस्टोफर उसे जल्दी से पकड़ लेता है और अपनी गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगता है। क्रिस्टोफर उसे अपनी बाहों में थामे हुए ही अपनी तेज आवाज में कहता है, शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें सुबह क्या कहा था। तुम कॉलेज से सीधा विला आओगी, पर शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आती है, इसीलिए तुम हर बार मेरी बातों को इग्नोर कर देती हो। जिसके जवाब में शेल्वी कहती है, मैं तुम्हारी कोई पपेट नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी हर एक बात को मानूंगी। झूठी ही सही, लेकिन तुमने मुझसे शादी की है, इस हिसाब से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे पूरा हक है अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने का। उसकी बात को सुनते हुए क्रिस्टोफर एक सरकास्टिक स्माइल करता है और फिर कहता है, मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन शायद भूल तुम गई हो कि तुम मेरी वाइफ हो। पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। इतना कहते ही क्रिस्टोफर शेल्वी को अपनी तरफ खींचता है और उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देता और अपने होठों को उसके नर्म गुलाबी होठों से जोड़ देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। शेल्वी तो आंखें फाड़े देखती रह जाती है, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस्टोफर ऐसा कुछ कर देगा। वह तो बस एक दूसरे से बात कर रहे थे ना, फिर यह अचानक मुझे किस कैसे कर सकता। शेल्वी यह सब समझ की कोशिश कर रही थी और उधर क्रिस्टोफर अपने में ही बिजी था। इस वक्त क्रिस्टोफर की जीभ शेल्वी के जीभ से बुरी तरह से लिपटी हुई थी। वह शेल्वी के मुंह के हर एक इंच को एक्सप्लोर कर रहा था। वही शेल्वी उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसे लगातार उसके सीने में मुंह के मार रही थी और उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस कि वह उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। क्रिस्टोफर के पहाड़ जैसे शरीर पर उसके नर्म हाथ किसी रुई के समान थे, बल्कि जब शेल्वी उसे मार रही थी तो उसे लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर पर मार रही हो और चोट उसे खुद ही लग रही हो। वही क्रिस्टोफर को उसके मारने से या दूर धकेलने से जरा भी फर्क नहीं पड़ा रहा था। वह तो 1 इंच हिला तक। वह तो बस शेल्वी को बेतहाशा चूमने में लगा हुआ था। शुरू में तो वह बस उसे सजा देने के लिए उसे किस करना चाहता था, लेकिन जब वह किस करने लगा तो वह खुद भी उसमें खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब वह इस किस को फील करने लगा और वह अब उसके मुलायम होठों को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। इस वक्त क्रिस्टोफर को शेल्वी के मुंह का टेस्ट किसी लजीज खाने से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा था। वह जितना ज्यादा उसे टेस्ट करता जा रहा था, उसकी तालाब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वह उसे और पैशनेटली किस जा रहा था। धीरे धीरे अब उसकी किस वाइल्ड होती जा रही थी। अब शेल्वी सांस भी नहीं ले पा रही थी। क्रिस्टोफर उसे पैशनेटली किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिससे शेल्वी के मुंह से हल्का हल्का ब्लड आने लगा था।
क्रिस्टोफर उसे किस कर ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगता है। पहले तो क्रिस्टोफर उस फोन कॉल को इग्नोर कर देता है और अपने किस को कंटिन्यू करता है, लेकिन जब वह फोन बार बार रिंग होता है तो आखिरकार क्रिस्टोफर चिढ़कर एक नज़र उस फोन को देखता है और फिर मोड़कर शेल्वी को देखता है, जो इस वक्त गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, बिल्कुल किसी पके हुए सेब की तरह। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी पर वह इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर शेल्वी को यूं ही देखने के बाद आखिरकार क्रिस्टोफर उसे छोड़ देता है और फिर अपने कदमों को अपने फोन के तरफ बढ़ा देता है और फोन को हाथ में ले लेता है। पर जब वह उस नंबर को देखता है तो उसकी हाथ की नसें तन जाती हैं और उसकी नीली आंखें गहरी हो जाती हैं, बिल्कुल किसी समुद्र की तरह। क्रिस्टोफर अपनी नीली आंखों से उस नंबर को घूरता है और फिर बिना शेल्वी की तरफ देखे अपने तेज कदमों के साथ वह स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में जाकर वह एक ग्लास विंडो के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उस फोन कॉल को पिक कर लेता है, पर बोलता कुछ नहीं है। कुछ ही समय में उधर से एक गहरी आवाज आती है, हेलो गैब्रियल। यहाँ से क्रिस्टोफर सिर्फ हम में जवाब देता है। दूसरी तरफ से फिर से वही आवाज आती है, गैब्रियल हमें ये खबर मिली है कि साइमन वापस आ रहा है और इस बार वह कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वह क्या करने वाला है। हमें अपने जासूसों से ये भी पता चला है कि साइमन ने इजराइल के सबसे बड़े खुफिया एजेंसी नौशाद से हाथ मिला लिया है और उनके साथ मिलकर वह इटली में कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में है। और तुम्हें पता है ना कि इजराइल की नौशाद कितनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है। अगर उसने उसके साथ हाथ मिला लिया तो वह कुछ भी पता लगा सकता है, कभी भी हमारी जान सूची कर सकता है, क्योंकि वहाँ के ट्रेन जासूस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और किसी भी तरीके से वह अपने मिशन को पूरा करके ही रहते हैं। हमेशा ही मन को किसी भी हाल में रोकना ही होगा। नोट, जैसे इंडिया की खुफिया एजेंसी रो है, वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है, जहां से इजराइल दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों को ट्रेंड करता है और फिर ने दुनिया भर में फैला देता है। वह इतने ट्रेंड होते हैं कि जब भी उन्हें कोई मिशन मिलता है ये उन्हें पूरा किए बिना नहीं लौटते, इसलिए वह दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसों में से गिने जाते हैं। मैंने इसको एक काल्पनिक नाम नौशाद दिया है, हालांकि इसका वास्तविकता से ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि यह कहानी ज्यादातर विदेश में ही चलने वाली है, इसलिए मैंने खुफिया एजेंसी भी एक फॉरेन कंट्री की ले ली है। क्रिस्टोफर अपनी शांत मगर बेहद कठोर आवाज में कहता है, मुझे उसी का इंतजार था। आखिर कब तक ऐसे छुप छुप कर एक दूसरे पर वार करेंगे। अब लड़ाई आर या पार की होगी और वह चाहे किसी से भी हाथ मिला ले, पर इस बार जीत सिर्फ और सिर्फ गैब्रियल की होगी। अगर वह तैयार है तो हम भी तैयार हैं। उधर से फिर से उसी आदमी की आवाज आती है, गैब्रियल याद रखना साइमन बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सोचता है और उसके काम करने का तरीका भी तुम्हारे जैसा है, तो अगर तुम्हें उसे मत देना है तो उससे एक कदम आगे की सोच ना होगा। हम उसे सिर्फ अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, हमें उसे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाना होगा, क्योंकि वह एकदम लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह निडर है वह और किसी से भी नहीं डरता। जवाब में क्रिस्टोफर भी अपनी रौबदार आवाज में कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा कि वह किस तरह से वार करता है, क्योंकि मैंने भी अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब जब हम सामने होंगे तो मुकाबला टक्कर का होगा और मैं भी देखना चाहूंगा कि वह मेरे चक्रव्यूह से कैसे बाहर आता है। दूसरी तरफ से उस आदमी की दोबारा आवाज आती है, गैब्रियल मुझे तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। इस मिशन में तुम्हारे साथ एक और साथी तुम्हें मिलने वाला है, हालांकि हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता, बस इतना पता है कि वह एक लड़की है और इंडिया से किसी पावरफुल संगठन की लीडर है और वह यहाँ इंडिया की तरफ से इस मिशन में हिस्सा लेंगी, क्योंकि इन माफिया का अब एक बड़ा टारगेट इंडिया बन चुका है। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण माफिया अब वहां ड्रग्स की सप्लाई को बहुत कम दाम में कर रहा और समय के साथ वो इसके सप्लाई और ज्यादा तेज करना चाहता है, जिससे वहां के युवा आसानी से इसे खरीद सके और हैबिट में आ जाएं, और एक बार ये हैबिट में आ गए तब बाद में वो इसका मार्केट प्राइस और ज्यादा बढ़ा देंगे, ताकि वह युवा जो आदी हो चुके हैं और जो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकते, वह इसे किसी भी दाम में खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया पहले से ही उन लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता है, इसलिए इन सब को रोकने के लिए
इंडिया अपनी तरफ से अपनी बेहतरीन कमांडो टीम भेजना चाहता है जिसकी लीडर वह लड़की है जो कि कई तरह के मार्शल आर्ट जानती है और वह दुनिया की एक बेहतरीन जासूस भी है। उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल है। वह चीते की तरह फुर्तीली है और शेर की तरह दिलेर है। वह एक बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली औरत है। उसने इंडिया के न जाने कितने मिशन अकेले अपने दम पर पूरे किए हैं और आज तक उसे किसी ने नहीं देख पाया है। वह जब भी कोई मिशन अपने हाथ में लेती है वह उसे किसी भी हाल में पूरा करके ही छोड़ती है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, उसकी सीक्रेट पर्सनैलिटी के कारण तुम उससे खुद से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी या फिर कोई मिशन होगा तब वह खुद तुमसे कांटेक्ट करेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया नहीं है उससे कांटेक्ट करने का। वह थोड़ा ज्यादा ही मिस्टीरियस है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। क्रिस्टोफर उनकी पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ हम्म में जवाब देता है और फिर अपना फोन कॉल को रख देता है और वही ग्लास विंडो के सामने खड़े होकर उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन कहता है, इंटरेस्टिंग, मैंने पहली बार ऐसी किसी लड़की के बारे में सुना है जो इतनी तेज दिमाग की है और एक बेहतरीन जासूस के साथ कई तरह के मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो। सो मिस जासूस, तुमसे मिलना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इतना कहकर वह सामने ऐसे ही लगातार विंडो के बाहर का नजर देखता रहता है। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। देखकर पता नहीं लगाया जा सकता था कि वह इस वक्त क्या फील कर रहा है, पर वह अभी बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिलान कॉलेज में बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद जब ऑस्टिन जब शेल्वी की तरह देखता है तो वह उसे उस जगह पर खड़ी हुई नहीं दिखाई देती जहां वह पहले खड़ी थी। वह सब कुछ छोड़कर जल्दी से शेल्वी को इधर उधर ढूंढने लगता है पर उसे शेल्वी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो वह जल्दी से कॉलेज के प्लेग्राउंड के बाहर आता है और पूरे कॉलेज में उसे ढूंढने लगता है, पर शेल्वी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो वह थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने मायूस चेहरे को लिए वह मार्टिन विला के लिए निकल जाता है क्योंकि अब और देर उस कॉलेज में नहीं रुकना चाहता था। आज कितने दिनों बाद उसे शेल्वी दिखाई दी थी लेकिन वह उसे ठीक से ना देख पाया और ना ही बात कर पाया। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऑस्टिन को खुद भी पता नहीं चला लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शेल्वी के लिए चाहत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। चाहकर भी अपने आप को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। वह तो कॉलेज भी सिर्फ शेल्वी और बास्केटबॉल के लिए ही आता था। हालांकि वह शेल्वी के सामने कभी जाहिर नहीं होने देता था कि वह उससे अब प्यार करने लगा था। वह अभी भी शेल्वी से एक दोस्त की तरह ही मिलता था। वह अभी भी डरता था कि अगर वह शेल्वी से अपने प्यार का इजहार कर देगा तो कहीं पर भी उसे छोड़कर चली ना जाए। और उसका ये डर कहीं ना कहीं अपनी माँ की वजह से था। वह अपनी माँ के दिए हुए धोखे से अभी भी उबर नहीं पाया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि शेल्वी भी उसे छोड़कर चली जाए। अगर उसे उसके साथ दोस्त बनकर रहना पड़े तो उसे ये भी मंजूर था, लेकिन वह शेल्वी के साथ रहना चाहता था। फर्क नहीं पड़ता कि वह सिर्फ उसे दोस्त माने या फिर कुछ और। क्रिस्टोफर फोन कॉल रखकर कुछ देर वही खड़े रहने के बाद अपने कमरे की तरफ चल देता है। जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि कमरा अंदर से लॉक है। कमरे को लॉक को देखकर उसकी भौहें उठ जाती हैं और वह अपनी आंखों को छोटा करके उस दरवाजे को देखता है। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि जरूर शेल्वी ने कमरे को अंदर से लॉक किया होगा। क्रिस्टोफर को मन ही मन शेल्वी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत की है मेरे कमरे का डोर लॉक कर दे। क्या उसे अपने कमरे में भी जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? सच में इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर वही ऐसे ही खड़ा रहता है और फिर एक गहरी सांस लेकर डोर को नॉक करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वह दोबारा फिर उसे नॉक करता है, लेकिन अभी भी उसे दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब क्रिस्टोफर का सब्र जवाब दे चुका था, क्योंकि उसे अपने ही रूम में किसी की परमिशन लेकर जाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह अपने तेज कदमों के साथ अपने स्टडी रूम में जाता है और वहां से अपने रूम की डुप्लीकेट की लेकर दोबारा रूम के पास पहुंच जाता है। जब उस डुप्लीकेट की से डोर को खोलकर अपनी आंखों ऊपर उठाकर देखता है तो वह सामने का नजारा देखकर एक दम से रुक जाता है। वह एकटक उस नजारे को देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखें वहीं पर जम सी गई हूं। वह चाह कर भी अपनी नजरों को उसे नहीं हटा पा रहा था। सामने शेल्वी कपड़े बदल रही थी। इस वक्त उसने केवल अपनी इनरवियर पहनी हुई थी और कब्र के सामने खड़ी होकर
अपने कपड़ों को सेलेक्ट कर रही थी कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वह एकदम से चौंक जाती है और कूदकर जब पीछे मुड़ती है तो उसे सामने क्रिस्टोफर दिखाई देता है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर के लिए तो शेल्वी का दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे, पर फिर जल्दी से अपनी सेंस में वापस आती है और कबाड़ से जो भी उसे जल्दी से कपड़ा मिलता है उससे अपने आप को ढकने लगती है। वहीं क्रिस्टोफर जब उसे अपने आप को इस तरह से बढ़ाकर अपने आप को ढकते हुए देखता है तो एक इविल स्माइल करता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वही शेल्वी जब उसे अपनी ओर आता देखती है तो वह घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे सामने अपने क्रिस्टोफर खड़ा दिखाई देता है, जो उसके कुछ ज्यादा ही पास आ चुका था। शेल्वी एकदम से वहां से भागने को होती है कि क्रिस्टोफर अपने बड़े हाथों को बढ़ाकर एक झटके में उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा लेता है और फिर कहता है, नहीं भाग पाओगी, कितनी भी कोशिश कर, तुम जहां भी जाओगी सिर्फ मुझे ही पाओगी। अब तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना है, जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम मेरी इन बाहों से आजाद नहीं हो सकती हो, तो अपनी एक कोशिश करना बंद कर दो। शेल्वी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम कितनी बार यह कह चुके हो और मैं कितनी ही बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे अपने पास कैद करने की, मैं उन सब जंजीरों को तोड़ करके एक दिन तुम्हारे इस पिंजरे से आजाद हो जाऊंगी और तुम चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ये सब कहते वक्त शेल्वी की आंखों में एक अलग सा जुनून दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो ये सब सिर्फ कह नहीं रही हो बल्कि वह इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हो। वही क्रिस्टोफर उसकी आंखों में साफ साफ उस जुनून को देख सकता था। शेल्वी की हर एक बात उसे किसी धमकी की तरह लग रही थी और उसकी आंखों में वह दिखाई देने वाला दृढ़ संकल्प क्रिस्टोफर के ईगो को हट कर रहा था। क्रिस्टोफर को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई भी उसके सामने इस तरह से बात करे, लेकिन यहाँ शेल्वी उसे हर एक कदम पर चैलेंज कर रही थी, जो उसके बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और यह सब बातें उसके दिलो दिमाग में एक गहरा असर छोड़ रही थी। अब उसे शेल्वी से कुछ तो फर्क पड़ने लगा था। शेल्वी उसके दिमाग में एक गहरा असर छोड़ रही थी। शेल्वी जितनी बार भी कहती कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उतनी ही बार क्रिस्टोफर को अपने सीने में कुछ चुभता हुआ सा महसूस होता था, जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। पर फिर क्रिस्टोफर अपने मन से इन सभी ख्यालों को झटक देता है और शेल्वी को एकटक देखने लगता है, क्योंकि शेल्वी के अपर बॉडी से उसका कपड़ा सरक चुका था और क्रिस्टोफर के सामने उसकी गुलाब की तरह नाजुक और मुलायम चेस्ट थी, जिन पर उसके बालों से टपकता हुआ पानी किसी ओस की बूंदों के समान चिपका हुआ था। लाइट की रोशनी में वह किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। इस वक्त सर भी किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। क्रिस्टोफर तो उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। बातों में शेल्वी इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका कपड़ा, जिससे उसने अपने बदन को ढक रखा था, वह नीचे सरकने लगा था। जब उसे अपने शरीर पर किसी के आंखों की तपिश महसूस होती है तो उसका ध्यान उस तरफ जाता है और वह अपने आप को जल्दी से ढकने लगती है। क्रिस्टोफर एविल स्माइल करता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता अब कुछ भी छुपाने के लिए काफी देर हो चुकी है? और तुम छुपा क्या रही हो? मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया है और तुमने ही कुछ देर पहले मुझसे कहा था कि तुम मेरी वाइफ हो और कुछ हक की भी बात कर रही थी, है ना? वाइफ होने के नाते अब तुम पर अब मेरा पूरा हक है, तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हारे साथ कुछ भी करने का। तो इस हिसाब से तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। शेल्वी गुस्से से अपनी नाक से आवाज निकालते हुए कहती है, मैं तुम्हारे जैसी बेशर्म और घटिया इंसान नहीं हूँ जिसकी नीचे करने की कोई लिमिट ही नहीं है। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान केवल मेरे शरीर पर ही हक जताने की बात कर सकता है। तुम जैसे इंसान, इसके अलावा मैं उम्मीद भी नहीं करती कि वह कभी शादी जैसे पवित्र बंधन को समझेगा। और क्या कहा? वाइफ इस शब्द का मतलब भी समझते हो? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने से मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन जाती हूँ। वाइफ होने का मतलब यह नहीं कि तुम मेरे साथ जो भी चाहो वह कर सकते हो या फिर मेरे जिस्म पर अपना हक जताकर तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे। इसे किसी मजबूर लड़की की बेबसी का फायदा उठाना कहते हैं। वाइफ का मतलब जीवन भर का साथी होता है, जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे हर एक सुख दुख में साथ देता है, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और सबसे जरूरी चीज वह दोनों एक दूसरे का सम्मान
करते हैं और उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करते हैं। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है जो पति पत्नी साथ मिलकर उसे जिंदगी भर निभाते हैं, पर तुम जैसा गिरा हुआ इंसान इसे कभी नहीं समझ पाएगा जिसे सिर्फ जिस्म की भूख हो। तुम्हारे जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है, बल्कि उसका मन जीतना होता है, उसका दिल जीतना होता है, ना कि जबरदस्ती उसके शरीर पर कब्जा कर लेना, उसे किसी भी तरह से कैद कर लेना और यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कह देना कि तुम आज से 1 साल के लिए मेरी पत्नी हो। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान ही कर सकता है, जिसके सीने में दिल ही नहीं है वह भला पत्नी जैसे शब्द को क्या समझेगा। जैसे जैसे शेल्वी अपने शब्दों को आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे क्रिस्टोफर का चेहरा और गहरा होता जा रहा था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई देने लगा था और वह गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? पत्नी जीवन भर की साथी होती है, वह हर सुख दुख में साथ देती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है। झूठ, सब कुछ झूठ है। तुम औरतें किसी का साथ नहीं दे सकती, तुम सब एक जैसी हो जिसे सिर्फ पैसा चाहिए, जहां पैसा मिलता है वहां चली जाती हो। आज मेरे पास पैसा है इसलिए मेरे आगे पीछे तुम सब घूमती हो, लेकिन कल मेरे पास कुछ नहीं था, तब तुम लोग कहाँ थी, कहाँ था ये तुम्हारा सुख दुख जीवन भर का साथ वगैरह वगैरह। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे अकेले छोड़ दिया गया था सड़क पर मरने के लिए, और तुम मुझसे जीवन साथी की बात कर रही हो। ये सब कहते हुए क्रिस्टोफर को अपना पास्ट याद आता जा रहा था कि किस तरह उसकी माँ ने कैसे महज चंद पैसों के लिए उसे और उसके भाई को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। और जैसे जैसे उसे ये सब याद आता जा रहा था, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और वह गुस्से से तमतमाते हुए आगे कहता है, हाँ नहीं मानता मैं इन सब चीजों को और ना कभी मानूंगा। ये शादी का पवित्र बंधन, जीवन भर का साथ, ये सब तुम लोगों का खेल है जिसे तुम लोग अपने सुविधा के अनुसार जब चाहो तब जोड़ लेती हो और जब चाहो तब उसे छोड़कर चली जाती हो। और तुम ये सुख दुख की बातें तो करो ही ना, तुम औरतों के मुंह से यह बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती है। तुम सब की सब मतलबी और एहसान फरामोश होती हो, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। और मुझे तुमसे जाने की जरूरत नहीं है कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। अब तुमने लिमिट की बात कर ही दी है तो मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि लिमिट में गिरना किसे कहते हैं। इतना कहकर क्रिस्टोफर शेल्वी को एक झटके में गोद में उठा लेता है। अब शेल्वी के दोनों पैर हवा में थे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। शेल्वी बस हैरान होकर उसके क्रिस्टोफर को देख रही थी, जिसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी, मानो वो शेल्वी को गुस्से से ही निगल जाएगा। शेल्वी को जब एहसास होता है कि उसके दोनों पैर हवा में हैं और इस वक्त वह क्रिस्टोफर के गोद में है, तो उसे क्रिस्टोफर पर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह उसके के सीने पर मुंह के मारते हुए कहती है, तुम्हें ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम घटिया इंसान, तुम एक बदबूदार जानवर हो, छोड़ो मुझे। क्रिस्टोफर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से शेल्वी को देखता है, जो इस वक्त उसकी गोद में कसमसाते हुए हिलडुल रही थी और उससे छूटने की जद्दोजहद कर रही थी, और मन ही मन कहता है, क्या कहा इस लड़की ने? मैं एक घटिया इंसान और बदबूदार जानवर हूँ? इस लड़की की इतनी हिम्मत! क्रिस्टोफर अब उसे एक भी शब्द नहीं कहता, पर गुस्से से ही अपने कदमों को बेड की तरफ बढ़ा देता है और उसे ले जाकर सीधे बेड पर लिटा देता है। शेल्वी जब देखती है कि वह बेड पर आ चुकी है और अब उसे महसूस हो रहा था कि क्रिस्टोफर अब नहीं रुकने वाला है, तो शेल्वी क्रिस्टोफर पर लगभग चीखते हुए कहती है, क्रिस्टोफर छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा गुंडों जैसा व्यवहार मेरे साथ नहीं कर सकते हो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा चाहोगे, है ना? बच्चे का नाम सुनते ही क्रिस्टोफर एक पल के लिए तो रुक जाता है, पर फिर दूसरे ही पल शेल्वी की तरफ देखते हुए कहता है, सही कहा तुमने, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान हो, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और अपने हाथ पैर जाना बंद करो। इतना कहकर क्रिस्टोफर शेल्वी को उसके कंधों से पकड़कर उसे बेड पर प्रेस कर देता है और एक झटके के साथ उस कपड़े को हटा देता है जिससे शेल्वी में अपने बदन को ढक रखा था। वहीं शेल्वी अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बदन को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगती है और क्रिस्टोफर एकटक उसके सफेद गुलाब के फूल जैसे मुलायम बदन को देख रहा था। सच में शेल्वी का शरीर एकदम परफेक्ट था, उसके पेट पर जरा भी एक्स्ट्रा चर्बी नहीं थी। उसका पूरा शरीर किसी मॉडल की तरह सांचे में ढाल हुआ लग रहा था, जो बहुत ही ज्यादा मन को ललचाने वाला और आकर्षित करने वाला लग रहा था।
क्रिस्टोफर की नज़र अब उसके हॉट शेप होंठ पर आ जाती है, जो उसके शेल्वी के लगातार बोलने के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। क्रिस्टोफर बिना देर किए उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। क्रिस्टोफर कभी उसके होठों के अपर लिप्स को शक करता तो कभी लोअर लिप्स को शक कर रहा था। वह किस करने के साथ साथ उसके होठों को चबाए जा रहा था कि तभी क्रिस्टोफर को महसूस होता है कि शेल्वी अपना मुंह नहीं खोल रही है। क्रिस्टोफर जोर से उसके होठों पर एक बाइट करता है, जिससे शेल्वी एक आह के साथ अपने मुंह को खोल देती है और क्रिस्टोफर मौका पाकर तुरंत अपने जीभ को शेल्वी के मुंह में इंटर कर देता है और उसके जीभ के साथ खेलने लगता है। वह अपनी जीभ को उसकी जीभ से उलझाए हुए उसे जी भर कर किस कर रहा था। वही शेल्वी अपने दोनों हाथों से उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, साथ ही उसकी पीठ पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मार रही थी, जिसका असर क्रिस्टोफर पर जरा भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो रहा था। तो वह किस को बिना ब्रेक किए हुए शेल्वी के हाथों को पकड़ लेता है और उसके सर के ऊपर लगा देता है और फिर उसे इत्मीनान से किस करने लगता है। वह किस करते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगता है और उसके कॉलर बोन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। क्रिस्टोफर शेल्वी को किस करने में बिजी ही था कि उसे डोर नॉक होने की आवाज आती है। पहले तो क्रिस्टोफर सबको इग्नोर कर देता है और शेल्वी को किस करना जारी रखता है, लेकिन जब डोर नॉक होने की आवाज कई बार आती है तो क्रिस्टोफर चिढ़ कर दरवाजे की तरफ देखता है और फिर मुड़कर शेल्वी की तरह देखता है, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अपनी आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर शेल्वी को देखने के बाद क्रिस्टोफर उठकर दरवाजे पर जाता है और गुस्से से दरवाजे को खोलता है तो सामने उसे क्रिस्टीना खड़ी हुई दिखाई देती है। जब क्रिस्टीना क्रिस्टोफर के गुस्से भरे चेहरे को देखती है तो वह अंदर तक डर जाती है और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती है। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहने के बाद जब क्रिस्टीना को महसूस होता है कि क्रिस्टोफर लगातार अपनी गुस्से भरी निगाहों से उसे ही घूर रहा है, तो वह डर से हकलाते हुए धीरे धीरे कहती है, वह सर मैं मैडम कैथरीन आई है और आपसे मिलना चाहती है। वक्त वह बाहर हॉल पर आपका इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर क्रिस्टीना चुप हो जाती है और फिर जल्दी से वह वहां से बाहर निकल जाती है। वही जब क्रिस्टोफर कैथरीन के बारे में सुनता है तो वही खड़े खड़े एक गहरी सांस लेता है और फिर मुड़कर शेल्वी की तरफ देखता है, जो इस वक्त अपने आप को कंबल ढक चुकी थी और गुस्से से उसी को घूर रही थी। थोड़ी देर क्रिस्टोफर शेल्वी को देखता है और फिर कमरे का डोर बंद करते हुए अपने लंबे कदमों से बाहर की ओर चला जाता है। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।